हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीमी टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैग्नेट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि चुंबक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जो डीएमआरसी 2017, 18 और 19 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उस एग्ज़ाम के दरमियान जो भी मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो उन क्वेश्चनों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को मैंने इकट्ठा किया और उनका एक सीरीज लेकर आपके सामने आया हूँ। जो आज हम इस मैग्नेट के टोटल 15 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम यहाँ से यह देखेंगे कि जो मैग्नेट के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो किस लेवल का प्रश्न बनते हैं, कितना इजी, कितना मॉडरेट, कितना टफ लेवल का होता है। उन सभी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है। इनमें से आपको यह बताना है कि एक विद्युत चुम्बकी कौन है जो नहीं है, जो विद्युत चुम्बकी का प्रकार नहीं है। घंटी, ये घंटी तो होता है, देखिए विद्युत चुंबक होती है। रिले भी विद्युत चुंबक है और परिणामित्र तो पूरा विद्युत चुंबक पे ही आधारित है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही कार्य करती है, ठीक है। तो ये जो विद्युत इस्त्री होता है, ये विद्युत इस्त्री इलेक्ट्रोमैग्नेट पे कार्य नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है कि जो विद्युत इस्त्री होती है, तो ये इस्त्री यहाँ पे हीट का प्रभाव होता है, करेक्ट। तो हीट का प्रभाव जहाँ पे होगा वहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रभाव नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है कि इंडक्शन का गुण होना वहाँ पे। तो घंटी में भी इंडक्शन का गुण होगा, रिले और परिणामित्र, क्योंकि इन तीनों में कॉइल होगा। जहाँ भी कॉइल होती है वहाँ पे इंडक्शन का गुण होता है। लेकिन विद्युत इस्त्री में किसी भी प्रकार का कोई कॉइल नहीं होता है। यहाँ नाइक्रोम की रॉड होती है और वो रॉड उष्मा पे आधारित होती है, ठीक है। उष्मा के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत इस्त्री नहीं है, करेक्ट। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप सभी लोग देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत इस्त्री। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से फेरोमैग्नेट का उदाहरण है। एल्यूमिनियम, टंगस्टन, कॉपर या निकिल। इसमें देखिए मैग्नेट हमारे पास तीन प्रकार का होता है, फेरो, पैरा और डाया। तो फेरोमैग्नेट है, उसका आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो फेरोमैग्नेट बनाने के काम में आता है। तो वो निकिल होता है। और देखिए फेरोमैग्नेट बनाने के लिए काम में आने वाले पदार्थ जैसे हो गया कोबाल्ट और एल्कोनेक्स। तो ये सभी आपके मटेरियल हैं जो फेरोमैग्नेट बनाने के लिए काम में आता है। और फेरोमैग्नेट का जो चुंबकशीलता होता है वो इकाई से बहुत ज़्यादा होता है, राइट। ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट होगा। चलिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय फ्लक्स किस दृष्टिकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स का उल्टा क्या होता है। देखिए, जिस तरह से विद्युतीय सर्किट में होता है धारा का उल्टा प्रतिरोध, इसी तरह से चुंबकीय सर्किट में भी होता है फ्लक्स का उल्टा। वो क्या होता है आपको यही बताना है। तो ये चुंबकीय प्रतिष्ठंभ होता है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो चुंबकीय प्रतिष्ठंभ को रिलक्टेंस भी बोला जाता है। तो रिलक्टेंस जो होता है वो इस चुंबकीय फ्लक्स का जस्ट उल्टा होता है, जैसे कि धारा का जस्ट उल्टा होता है प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देखिए, कोई बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं है। बस आप यदि मैग्नेट वाले यूनिट को थोड़ा सा भी यदि ढंग से पढ़ लेते हैं ना, तो आप शायद तक जो सवाल आएंगे एग्जाम में, तो अधिक से अधिक सवालों को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई ये डाउट वाला यूनिट नहीं है। मैग्नेट बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़ना होता है और कुछ नहीं। चलिए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, फेराइट किस प्रकार के मैग्नेट के अंतर्गत आता है। फेराइट एक पदार्थ होता है, एक मटेरियल होती है। इस मटेरियल का प्रयोग हम किस प्रकार के मैग्नेट को बनाने में काम में लेते हैं। तो फेराइट, देखिए फेराइट जो पदार्थ होता है वो फेरोमैग्नेट ही बनाने के काम में आता है। और फेरोमैग्नेट का दूसरा नाम होता है लौह चुंबकी, राइट। तो लौह चुंबकी पदार्थ बनाने के लिए हम फेराइट का काम में लेंगे। तो लौह चुंबकी के अंतर्गत हमारे ये फेराइट पदार्थ आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिचुंबकी, विद्युत चुंबकी और अनुचुंबकी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये फेराइट केवल लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएगा और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कि फेरोमैग्नेट। ठीक है, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यही छोटी चीज़ें आपको आसानी से नंबर दे जाएंगी। जो आसानी से नंबर नहीं दे जाती उनको हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है, उन पे ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इजी जो क्वेश्चन होता है तो आप उन इजी क्वेश्चन को थोड़ा सा भी यदि एक बार देख लेते हैं, उस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि मैं भी सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप बड़े ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए, तो ये तो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है कि चुंबक की ध्रुवताएं स्थिर रहती हैं। इनमें से ऐसा कौन सा चुंबक है जिनकी पोलैरिटी स्थिर होती है, कभी ये चेंज नहीं होती? परमानेंट मैग्नेट चुंबक या गैर अस्थायी चुंबक, मैग्नेटिक फ्लक्स, परमानेंट मैग्नेट और गैर परमानेंट मैग्नेट, दोनों। ये तो ऑप्शन ही आपका गलत दे रखा है। DMRC 2019 में ये जो डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन ही गलत है। परमानेंट मैग्नेट और गैर परमानेंट मैग्नेट नहीं, सही है, ये ऑप्शन सही है। यानी कि स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक दोनों नहीं। इसमें क्या होता है कि ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है, इसको हम बनाने के लिए DC सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो जब DC सप्लाई देते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो एक बार जो चुंबक बन गया, तो उसकी जो चुंबकीय पोल होते हैं, जो उनकी ध्रुवताएं होती हैं, वो कभी चेंज नहीं होती, वो फिक्स हो जाती हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। वो चेंज कैसे होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें AC की ज़रूरत पड़ती है, AC सप्लाई की। और AC सप्लाई का जो पल्स होता है वो देखिए प्लस माइनस इस तरह से चलता रहता है। तो जिस तरह से प्लस माइनस ये अपनी पोलरिटी हर एक सेकेंड में चेंज करता है, उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट भी अपनी पोलरिटी हर एक सेकेंड में चेंज करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलरिटी कितने समय में चेंज होती है? तो ये होती है 0.02 सेकेंड में इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी पोलरिटी को चेंज कर लेता है। परमानेंट मैग्नेट कभी चेंज नहीं करता, क्योंकि ये परमानेंट है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे आप। मैग्नेटाइजिंग बल के पीछे फ्लक्स घनत्व की लैगिंग को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग बल, ये बात कर रहा है BH वक्र की। ठीक है, तो यहाँ पे होता है मेरा B और यहाँ पे होगा H। ये जो H है हमारा, ये H को हम बोलते हैं आरोपित बल और B को बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। करेक्ट। तो जब हम इस आरोपित बल का मान को बढ़ाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का भी मान बढ़ता है, लेकिन जब इसके मान को घटाते हैं तो इसका जो मान है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, ये पूरी तरह से ना घट के ये इसमें कुछ अवशेष रह जाता है। अब देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो रेंज है, ये आपका हिस्टैरिसीस हानि कहलाती है। यही हमारी हिस्टैरिसीस हानि कहलाती है। और इसी के बारे में पूछा है कि मैग्नेटाइजिंग बल के पीछे फ्लक्स घनत्व की लैगिंग को क्या कहते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक लैग हो गया ना। जिस तरह से हमने आरोपित बल के मान को बढ़ाया था, तो ये फ्लक्स घनत्व का मान भी बढ़ा, और आरोपित बल के मान को घटाए तो फ्लक्स घनत्व का भी मान पूरा घटना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। लेकिन ये 0 ना होके यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये एक अवशिष्ट चुंबकत्व रह जाता है। अवशिष्ट चुंबकत्व का मान अवशेष रह जाता है, वही हमारा हिस्टैरिसीस हानि कहलाता है। ऑप्शन नंबर C आपका। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर होगा क्या? चुंबक की अधिकतम आकर्षण बल के बिंदु को इसकी, हमसे कह रहा है कि एक चुंबक है, उस चुंबक के आकर्षण करने की बल किस बिंदु पे अधिकतम होगी। चुंबक में केवल 2 पोलरिटी होता है, एक होता है N और दूसरा होता है S। ये जो N और S होता है, यहाँ पे जो चुंबक के आकर्षण करने की बल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। एक होता है चुंबक का मिड पॉइंट, इसको हम बोल सकते हैं एक्सिस। तो इस एक्सिस की बात करें तो एक्सिस में चुंबकीय बल का मान बहुत ही कम होता है, निम्न होता है, अति निम्न होता है। इनकी जो पोलरिटी होती है N और S, इन पोलरिटी पे इनकी ध्रुवताओं पे सबसे ज़्यादा इनके आकर्षण करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, चुंबकीय पोल।
ये मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय पहुंच, चुंबकीय बल की रेखाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट होगा आप और उपयुक्त होगा। आप ध्यान से देख लीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आऊँगा ना जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। करेक्ट। तो देखिए, ये दिल्ली मेट्रो 11 अप्रैल 2018 शिफ्ट फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। उक्त विकल्प में से उस सामग्री को ढूंढिए जो चुंबक की ओर कड़ाई से आकर्षित नहीं होती हैं, जो कड़ाई के साथ आकर्षित नहीं होती हैं। चुंबकीय ध्रुव गलत, डायमैग्नेट, चलिए आगे देखते हैं, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट। ये जो फेरोमैग्नेट होता है इसका मान इकाई से बहुत अधिक होती है। क्या होता है? इसका मान होता है जो इकाई से बहुत अधिक, इकाई से बहुत अधिक होती है। लेकिन यहाँ पे एक आता है फेरोमैग्नेट। तो फेरोमैग्नेट का मान इकाई से तो अधिक होता है, लेकिन इसका मान होता है इकाई से कुछ अधिक, इकाई से कुछ अधिक। और डायमैग्नेट का होता है इकाई से कम, इकाई से कम। हमसे ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सामग्री है जो चुंबक की ओर आकर्षित तो होती है लेकिन कड़ाई के साथ आकर्षित नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मान है वो इकाई से तो अधिक है बट कुछ अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है। तो ये पैरामैग्नेट सामग्री में होगा, ठीक है। और पैरामैग्नेट में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो यही सारे जो मटेरियल हैं ये पैरामैग्नेट के अंतर्गत में आती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चुंबक की सबसे अधिक मैग्नेटाइजिंग पावर कहाँ होती है? जस्ट अभी हमने देखा था कि मैग्नेटाइजिंग पावर यानी कि चुंबकीय बल कहाँ पे होता है? उनकी पोल पे होता है, ठीक है। उनकी पोल पे सबसे ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक ध्रुव पे, जस्ट अभी हमने देखा था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। किसको परिपूर्ण करने के लिए यानी कि सत्यापित करने के लिए कॉपर और रजत का प्रयोग किया जाता है? एक होता है फैराडे का नियम। फैराडे ने दो नियम दिए थे। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो नियम था वो दो नियम था। तो जो दूसरा नियम था वो दूसरा नियम क्या होता है? E बराबर माइनस एन डी फाई इंटू डी टी, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन और परिवर्तन में होने वाला समय, राइट। ये और n क्या बताता है हमें? यहाँ पे चालकों की संख्या को डिनोट करता है n। और ये जो माइनस है ना, ये माइनस हमें यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि जो चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान है वो फ्लक्स के परिवर्तन की दिशा के जस्ट उसका उल्टा होता है। यही चीज़ हमें बताता है। यही तो लेंज के नियम को भी डिनोट करता है, माइनस, राइट। ये हमारे विद्युत वाहक बल को डिनोट करता है। तो इस समीकरण को पूरा सत्यापित करने के लिए, यानी कि ये समीकरण है फैराडे का दूसरा नियम, तो फैराडे के दूसरे नियम को सत्यापित करने के लिए हमें तांबा और चांदी की ज़रूरत पड़ती है, करेक्ट। आप इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न। बहुत ईजी, चुंबकीय फ्लक्स, और फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से। आपसे मेरा एक सवाल है कि ये जो फ्लक्स होता है ना, ये तो मैग्नेटिक सर्किट का हो गया, तो विद्युतीय सर्किट का फ्लक्स के जगह पे विद्युतीय सर्किट में कौन सा गुण आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आएगा यही आप बताइए फटाक से। तो जिस तरह से चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स होता है उसी तरह से विद्युतीय सर्किट में धारा होता है, राइट। यहाँ पे फ्लक्स होगा और ये विद्युतीय सर्किट में धारा होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही सबसे उपयुक्त होगा, एम्पियर टर्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बी एच कर्व में एच क्या इंगित करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी एच कर्व, यहाँ पे होता है बी और होता है यहाँ पे एच। इस बी को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व,
ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और एच होता है जो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होती है, इसका दूसरा नाम होता है आरोपित बल। आरोपित बल। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बी एच वक्र है, ये बी एच वक्र हम क्यों निकालते हैं, किस चीज़ का परीक्षण करने के लिए निकालते हैं, तो ये हिस्टेरेसिस हानि को देखते हैं कि इसमें हिस्टेरेसिस हानि कितना होगा। इसमें एक पदार्थ होता है, एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल का हमें बी एच वक्र निकालना होता है। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, करेक्ट, जो रेजिडुअल मैग्नेट होता है वो कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, हमें कम से कम रेजिडुअल मैग्नेट वाला चाहिए मटेरियल। तो सिलिकॉन एक ऐसा है जिसका रेजिडुअल मैग्नेट बहुत ही कम होता है, इसलिए तो हम मोटरों में आर्मेचर कोर बनाने के लिए अक्सर सिलिकॉन स्टील को ही काम में लेते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हिस्टेरेसिस का मान बहुत कम होता है। तो ये बी एच वक्र परीक्षण किया जाता है, वहाँ पर यही होता है बी एच वक्र। तो इसमें एच क्या बताता है? आरोपित बल को। यदि ऑप्शन में आरोपित बल नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होगी, मैग्नेटिक पावर। चलिए, डीएमआरसी 18 फरवरी 2020 का भी रिसेंटली में एग्ज़ाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन है और आप सभी जवाब दीजिए। वैद्युतिक सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय सर्किट के किस गुण के स्वरूप होता है? बहुत बढ़िया। एक होता है वैद्युतिक सर्किट, एक होता है चुंबकीय सर्किट। तो वैद्युतिक सर्किट में जो होता है वो होता है ईएमएफ ड्रॉप। ईएमएफ ड्रॉप, तो ये तो वैद्युतिक सर्किट हो गया। और चुंबकीय सर्किट में इसी के जस्ट समान क्या होता है? एमएमएफ। एमएमएफ ड्रॉप। मैग्नेटोमोटिव फोर्स। फोर्स देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है यांत्रिक बल या दूसरा होता है चुंबकीय बल। ठीक है, यांत्रिक बल और चुंबकीय बल, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, करेक्ट। तो ये एमएमएफ यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 14, परमियंस का मान किसी चुंबकीय पदार्थ में कब बदलता है? तापमान बदलने पर। बिल्कुल, टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर हाई करोगे, चुंबक का देखिए यही सबसे बड़ी कमी है कि यदि आप इसको ज़्यादा ऊपर से गिरा दोगे तो भी इसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा। यदि आप इसको तापमान किसी टेम्परेचर पे रखेंगे तो वहाँ पे भी इसका चुंबकीय गुण समाप्त होने की कगार पे आ जाती है। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को न तो ज़्यादा ऊंचाई से गिराना है और ना ही उसको टेम्परेचर देना है। यदि तापमान बढ़ता है तो इसका जो गुण होता है वो गुण भी समाप्त होने लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान यानी कि ऊष्मा के बढ़ने से परमियंस का मान बढ़ता है, चुंबकशीलता का मान घटता है। करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स एमएमएफ उत्पन्न करता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा होती है तो वो धारा क्या जनरेट करती है? ईएमएफ जनरेट करती है। ईएमएफ जनरेट होने का मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह धारा ही तो है। यदि धारा नहीं होता तो क्या ईएमएफ जनरेट होता? कतई कभी नहीं हो सकता। इसी तरह से चुंबकीय सर्किट में यदि फ्लक्स नहीं है तो एमएमएफ जनरेट नहीं हो सकता। और इस एमएमएफ का फार्मूला होता है, एमएमएफ बराबर होता है N/I। करेक्ट, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी ही सबसे अच्छा है और यही सही माना जाएगा कि चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ। तो चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स यही उत्पन्न करता है एमएमएफ को। तो दोस्तों आज हमने देखा चुंबक के टोटल 15 प्रश्नों को, और टोटल जो प्रश्न थे आपके डीएमआरसी से उठाए हुए प्रश्न थे 2017, 18 और 20 के। और अब हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम बैटरी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और वहाँ पे यह देखेंगे हम कि बैटरी किस तरह से कार्य करती है, बैटरी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, और बैटरी का कनेक्शन सीरीज में समांतर में जब करते हैं तो किस वैल्यू को बढ़ाती है बैटरी,
और इन्हीं सभी चीज़ों को वहाँ पे हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ अपने कर दीजिए शेयर, ताकि वो भी इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस निमी टेक्निकल चैनल के द्वारा आपको कितना आपके नॉलेज में इम्प्रूव हो रहा है, आप कितना सीख रहे हैं इस चैनल के द्वारा। जो क्वेश्चन हमारे इस चैनल के द्वारा सॉल्व कराया जा रहा है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपके फीडबैक से ही हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बस यही आपसे कहना था, और अब हम बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए बैटरी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों कर लीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का यानी कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए, तब तक के लिए थैंक्स। ओके।